अपरदन चक्र की संकल्पना का प्रमुख प्रणेता भूविज्ञानवेत्ता जेम्स हटन थे। सन 1785 में अपने भूवैज्ञानिक परीक्षणों के समय उनका ध्यान इस ओर आकर्षित हुआ। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में अपरदन के कार्यों को देखकर कहा कि देयर इज नो वेस्टिज ऑफ ए बिगिनिंग, नो प्रपोज्ड सेक्ट ऑफ एन एंड, अर्थात न तो आदि का कोई लक्षण है और न अंत की कोई आशा। उनका विचार था कि अपरदन चक्र की संकल्पना में इसी को बताया गया है। 19वीं शताब्दी में प्रसिद्ध अमेरिकी भूगोलवेत्ता विलियम मॉरिस डेविस ने अपरदन चक्र की धारणा को प्रस्तुत किया। डेविस की मान्यता है कि धरातल पर किसी भी दृश्य भूमि का निर्माण तथा उसका विकास ही नहीं हो जाता। यह विकास एक विशेष प्रक्रम द्वारा कई अवस्थाओं से होकर एक चक्र के रूप में संपन्न होता है। उन्होंने बताया कि पृथ्वी पर आंतरिक और बाह्य दो प्रकार की शक्तियां काम करती हैं। आंतरिक शक्तियों में ज्वालामुखी, भूकंप आते हैं और जो धरातल पर विषमताएं उत्पन्न करते हैं। दूसरे शब्दों में धरातल पर पर्वत, पठार, मैदान, झील, समुद्र आदि का निर्माण होता है। और बाह्य शक्तियों में अपक्षय और अपरदन के सभी साधन जैसे नदी है, हिम नदी है, पवन, भूमिगत जल आदि इसमें बाह्य शक्तियों में आती हैं। यह शक्तियाँ बाह्य और आंतरिक शक्तियाँ कहलाती हैं। इसी प्रकार उन्होंने कहा है कि उस अवधि पर विभिन्न अवस्थाओं के सम्मिलित रूप को जिससे होकर एक ऊंचा उठा हुआ स्थलखंड अपक्षय और अपरदन द्वारा समतल रूप में बदल जाता है, उसको अपरदन चक्र कहते हैं। डेविस ने सन 1899 में अपने एक भौगोलिक चक्र की संकल्पना को प्रतिपादित किया। तब से इस संकल्पना का महत्व बढ़ गया। डेविस ने जो भूगोलवेत्ता थे उन्होंने एक भौगोलिक चक्र के द्वारा पूरे नदियों के अपरदन के बारे में उनको समझाया। तो आज हम डेविस के भौगोलिक चक्र के बारे में पढ़ेंगे कि डेविस ने जो भौगोलिक चक्र का सिद्धांत दिया है उसमें उन्होंने संरचना, प्रक्रम, अवस्थाओं को विशेष महत्व दिया है तथा भौगोलिक चक्र के जो सिद्धांत है वो 3 अवस्थाओं में, तरुणावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। तो सबसे पहले सर्वप्रथम सन 1899 में अपरदन चक्र की धारणा को प्रस्तुत करते हुए डेविस ने कहा कि भूपटल पर किसी भी स्थल रूप का अचानक आविर्भाव या अचानक लैंडफॉर्म नहीं होता। वह विकास की एक अन्य अवस्थाओं में जैसे युवावस्था है, प्रौढ़ावस्था तथा जीर्णावस्था से होकर गुजरता है। प्रत्येक स्थल का रूप अंतिम स्वरूप अपरदन के चक्रीय रूप का प्रतिफल होता है। डेविस के अनुसार अपरदन चक्र समय की एक अवधि है जिसके अंतर्गत एक उत्थित स्थलखंड अपरदन के प्रक्रम द्वारा अपरदित होकर एक आकृतिवीय समतल मैदान में बदल जाता है। अपरदन के चक्र में भूपटल पर विभिन्न प्रकार के दृश्य भूमियों का विकास होता है और जो ये दृश्य भूमियाँ हैं वह एक चक्र पद्धति का प्रयोग कर डेविस की संकल्पनाओं का महत्वपूर्ण बिंदु हैं। डेविस के अनुसार किसी भी दृश्य भूमि का विकास संरचना, प्रक्रम और अवस्था का भी परिणाम होता है। ये तीनों कारक त्रिकूट के संतुलन के नाम से जाने जाते हैं। डेविस के अनुसार स्थलाकृति संरचना एवं प्रक्रम और अवस्था का ही प्रतिफल होता है। सबसे पहले संरचना, प्रक्रम, अवस्था। संरचना क्या होती है? संरचना से तात्पर्य है किसी भी प्रदेश की कुल भूतात्विक रचना से होता है। किसी भी स्थान पर इस संरचना का महत्व ज़्यादा होता है क्योंकि संरचना का प्रभाव वहाँ के अन्य सभी भू आकारों पर होता है। थॉर्नबरी एक भूगोलवेत्ता थे। उन्होंने कहा है कि कभी कभी कहीं कहीं पर संरचना का प्रभाव नहीं हो पाता, लेकिन इससे यह निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हैं कि भू आकारों के विकास में संरचना का कोई स्थान नहीं है। प्रक्रम का तात्पर्य होता है कि स्थलाकृति का निर्माण नदी, हिमनदी, भूमिगत जल, वायु, समुद्र लहरों आदि प्रक्रमों में किसके द्वारा हुआ है। डेविस ने भौगोलिक चक्र में सामान्य प्रक्रम नदी को स्वीकार किया है। अवस्था एक विशिष्ट संरचना के स्थलखंड पर प्रक्रम के प्रभाव को अवस्था द्वारा समझाया जा सकता है। प्रक्रम किसी भी सीमा तक अपना कार्य कर चुका है, यह अवस्था से बता सकते हैं। अवस्था को बताने के लिए 3 अवस्थाएं, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था।
इन शब्दों का इसमें प्रयोग किया गया। अवस्था शब्द का प्रयोग करने में विद्वानों ने कुछ मतभेद दिए। कुछ विद्वानों ने अवस्था शब्द से अर्थ दृश्य भूमि के विकास में लगे समय से लिया है, परंतु अवस्था दृश्य भूमि के विकास में प्रयुक्त समय का ज्ञान कराए यह जरूरी नहीं है। विभिन्न संरचना के प्रक्रमों में द्वारा दृश्य भूमि की रचना शीघ्र हो सकती है और देरी से भी हो सकती है। अवस्था से यहाँ तात्पर्य दृश्य भूमि के विकास में परिवर्तन की एक निश्चित स्थिति से है। संरचना, प्रक्रम और अवस्था, ये इस विश्लेषण से ये स्पष्ट है कि दृश्य भूमि का विकास कोई आकस्मिक घटना नहीं है, अपितु उसकी रचना में 3 बातें महत्वपूर्ण हैं। डेविस का कथन है कि दृश्य भूमि का विकास संरचना, प्रक्रम और अवस्था का फल है। अपर्दन चक्र के संबंध में डेविस का मत जो था, उन्होंने जो अपर्दन चक्र हैं उनको 2 तरह से बनाया। उत्थान होता है, उत्थान के साथ ही क्या होता है, अपर्दन प्रारंभ हो जाता है। तो डेविस कहते हैं कि किसी भी अपर्दन चक्र का प्रारंभ स्थलकण का उत्थान ही माना गया है। उनके अनुसार स्थलकण के उत्थान की अवधि छोटी होती है और जब तक स्थलकण का उत्थान पूर्ण नहीं हो जाता तब तक अपर्दन प्रारंभ नहीं होता है। इस प्रकार स्थलकण के उत्थान के दौरान अपर्दन नहीं होता, किंतु प्रयोग में यह बात संभव नहीं है कि समुद्र तट के जितने भी स्थलखंड के ऊपर उठते हैं तो उसमें अपर्दन प्रारंभ हो जाता है। लेकिन डेविस के अपर्दन चक्र में यह कहा गया कि अपर्दन और उत्थान कहीं पर भी साथ साथ नहीं चलते हैं। स्थलखंड के उत्थान के बाद ही अपर्दन की क्रिया होती है। उन्होंने बताया कि उत्थान एक छोटी अवधि है, अपर्दन लंबी अवधि है और चक्र का पहले उत्थान होता है, फिर छोटी अवधि में होता है, फिर लंबी अवधि में और आखिरी में उसका अंत हो जाता है। उत्थान और अपर्दन कभी साथ साथ नहीं होता है। उत्थान की अवधि छोटी होती है और अपर्दन की क्रिया लंबी होती है। डेविस द्वारा प्रथम चक्र को एक ग्राफ के द्वारा भी हम समझा सकते हैं कि जितने भी स्थलखंड हैं उसके ऊंचाई तथा उसके बारे में कि किस प्रकार इसको समझाया जा सकता है। नदी एक क्रम में रूप में लगी हुई है, सुदूर दिखाएं प्रारंभिक उच्चावच और अंतिम अधिक उच्चावच को प्रदर्शित करते हैं। अपर्दन चक्र, डेविस ने अपर्दन चक्र को भौगोलिक चक्र कहा है। उनके अनुसार अपर्दन चक्र का प्रारंभ विभिन्न स्थल संरचना वाले स्थलखंड पर होता है। डेविस के अनुसार अपर्दन चक्र की 3 अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था युवावस्था, फिर प्रौढ़ावस्था और फिर वृद्धावस्था। युवावस्था में पहाड़ियों के शिखर तथा जल विभाजकों के शिखर अपर्दन से प्रभावित नहीं होते हैं, क्योंकि प्रारंभ में सरिताएं छोटी तथा दूर दूर होती हैं। इन लघु सरिताओं में शीर्षवर्ती अपर्दन होता है, जिस कारण उनकी लंबाई क्या होती है, निरंतर बढ़ती जाती है। इस प्रक्रिया को सरिता दीर्घीकरण कहते हैं। तीव्र ढाल के कारण नदियों का जो प्रवाह वेग तीव्र हो जाता है और अधिक परिवहन क्षमता के कारण नदियाँ बड़े बड़े शिलाखंडों के माध्यम से जल गर्तन की प्रक्रिया द्वारा अपनी ही घाटियों को लंबवत गहरा करती हैं। इस प्रक्रिया को घाटी गर्तन भी कहते हैं। इस तरह नदियों की घाटियाँ अत्यंत सक्रिय तथा गहरी होती हैं। इनके ढाल खड़े तथा उत्तल होते हैं। घाटियों का आकार भी होता है तथा गार्ज और कैनियन का निर्माण होता है और नदियों के जल मार्ग में कई जलप्रपात पाए जाते हैं। दूसरा है प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था का प्रारंभ होते ही पार्श्विक अपर्दन भी प्रारंभ हो जाता है और उसकी चौड़ाई बढ़ने लगती है। नदियाँ अपर्दन के आधार तल के अनुरूप प्रवीणत हो जाती हैं और जल विभाजक शिखरों का भी अपर्दन हो जाता है। इस तरह निरपेक्ष एवं सापेक्ष उच्चावच में हास्य होने लगता है। तीसरी जो अवस्था है वो है जीर्णावस्था। नदियों की चौड़ाई किस अवस्था में बढ़ती है? प्रौढ़ावस्था में। जैसे ही निम्नवर्ती अपर्दन का लंबवत अपर्दन समाप्त हो जाता है तो जीर्णावस्था प्रारंभ हो जाती है और पार्श्विक अपर्दन तथा घाटी का चौड़ा होने के कार्य अब भी जारी रहता है। इस अवस्था में निरपेक्ष उच्चावच तेजी से घटने लगता है। निरपेक्ष तथा सापेक्ष उच्चावच दोनों न्यूनतम होते हैं। घाटियाँ उथली तथा चौड़ी होती जाती हैं, जिनका पार्श्व ढाल अवतल होता है। इस अवस्था में समस्त स्थलखंड उच्चावच वाला होता है, जिस पर नदियाँ मेयांडर बनाती हुई विस्तृत बाढ़ का निर्माण करती हैं। इस समतल मैदान को डेविस ने पेनीप्लेन का नाम दिया है। इसकी सतह पर उत्तल
अवतल ढाल वाली कम ऊंचाई की बिखरी अवशिष्ट पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, जिन्हें हम मोना डनाक कहते हैं। इस प्रकार डेविस ने अपने अपर्दन चक्र की विवेचना करते हुए 3 अवस्थाओं के बारे में बताया: युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और जीर्णावस्था। अब अपर्दन चक्र का एक रेखा चित्र के द्वारा भी डेविस ने समझाया है कि किस प्रकार से अपर्दन चक्र को एक ग्राफ द्वारा भी हम समझ सकते हैं, जो यहाँ एक रेखा चित्र के द्वारा समझाया गया है। डेविस ने अपर्दन चक्र को के बारे में बताया है कि ये इसके सहारे स्थलखंड की ऊंचाई तथा क्षैतिज रेखा पर के सहारे एक ऊंचाई और उच्चावच करा गया। ऊंचाई और उच्चावच, या जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाएगी उसमें उच्चावच में कमी आती जाएगी। अपर्दन के प्रक्रम के रूप में नदी का कार्य को लिया गया है। इसमें 2 वक्र दिए गए हैं, ऊपरी वक्र और निचला वक्र। इनमें जो वक्र दिया गया है वो औसत ऊंचाई और अधिकतम उच्चावच को प्रदर्शित करता है। समुद्र तल को दर्शाने वाली जो भी अपर्दन का आधार तल है, इस चक्र को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। प्रथम अवस्था में स्थलखंड का केवल उत्थान हो रहा है। दूसरी और तीसरी अवस्था में स्थलखंड अपर्दन के साधनों द्वारा नीचा हो जाता है। इस प्रकार पहली अवस्था अर्थात उत्थान के चक्र में शामिल नहीं किया जा सकता। शेष 2 जो अवस्था हैं, तरुणा और प्रौढ़ावस्था तथा वृद्धावस्था से होकर तीसरी अवस्था, 2 जो अवस्था हैं वो इससे गुजरती हैं। हम ये कह सकते हैं कि प्रथम अवस्था में उत्थान पूरा हो जाता है और तब तक अपर्दन की क्रिया प्रारंभ नहीं होती जब तक कि दूसरी अवस्था में उत्थान समाप्त हो जाता है और साथ ही अपर्दन प्रारंभ हो जाता है। वहाँ अपर्दन नदियों की निचली घाटियों से शुरू होता है ताकि उत्थान पूरी तरह समाप्त हो जाए। इस समय अपर्दन बड़ी तीव्र गति से होता है। तीसरी अवस्था में अपर्दन की क्रिया बड़ी धीरे धीरे हो जाती है। इसमें लंबवत अपर्दन क्षैतिज अपर्दन अधिक होता है। इसके कारण समतल मैदान की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अपर्दन चक्र के बारे में डेविस ने 3 भागों में बांटा है, जो मैंने आपको समझा दिया। प्रथम अवस्था में उत्थान होता है, द्वितीय और तृतीय अवस्था में अपर्दन नीचे हो जाता है और तरुणावस्था में पहुँचते वृद्धावस्था से गुजरते हुए ये तीसरी अवस्था में पहुँच जाता है। डेविस ने अपने मत की आलोचना की है कि किस प्रकार से कई विद्वानों ने जो डेविस का जो सिद्धांत था उसके बारे में बताया है कि डेविस ने जो सिद्धांत दिया है वो पूरी तरह से सही नहीं है। इसमें कुछ गलतियां हैं जिसके कारण डेविस के मत के बारे में आलोचना की गई हैं। कई जर्मन विद्वानों ने ये चक्र शब्द को भ्रामक बताया है और डेविस की यह धारणा है कि किसी भी स्थलखंड के उत्थान के पूर्ण हो जाने पर वह लंबे समय तक स्थिर अवस्था में रहता है, लेकिन ये सही नहीं है। डेविस ने उत्थान की प्रक्रिया को अचानक शीघ्र पूरी होना बताया, जबकि उत्थान एक लंबे समय में पूरा होता है। डेविस मानते हैं कि उत्थान के बाद ही भूखंड दीर्घ अवधि तक स्थिर रहते हैं। ये गलत है, क्योंकि संचलन से कभी भी उत्थान हो सकता है। शोले, स्टालर आदि विद्वानों ने गतिक संतुलन सिद्धांत का भी प्रतिपादन कर डेविस के मत की बिल्कुल अमान्य कर दिया है। स्टालर, शोले आदि ने गतिक सिद्धांत के आधार पर डेविस के मत को त्रुटिपूर्ण बताए हैं और उनकी आलोचना द्वारा डेविस के मत को गलत सिद्ध किया है, क्योंकि भू-आकृति विज्ञान के क्षेत्र में डेविस के संकल्पना एक अमूल्य योगदान है।